क्या आप भी 482 वीजा के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कितनी फीस लगती है और ये परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते में कैसे मदद कर सकता है? अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसकी कॉस्ट ब्रेकडाउन और स्पॉन्सरशिप प्रोसेस के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ ही, क्या आप जानते हैं कि 186 वीजा के लिए ट्रांजिशन करने से आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है? तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 482 वीजा और 186 वीजा के बारे में सब कुछ। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। हम आपकी वीजा जर्नी को आसान और समझने योग्य बनाने के लिए यहाँ हैं। इस वीडियो में हम 482 वीजा की पूरी जानकारी, एसोसिएटेड फीस और 186 वीजा के लिए ट्रांजिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 18, कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर 482 वीजा एंड एसोसिएटेड फीस। जब आप 482 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की फीस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 482 वीजा के लिए एम्प्लॉयर को अपनी स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन फीस पे करनी होती है। यह फीस यूजुअली एम्प्लॉयर द्वारा पे की जाती है, लेकिन कभी कभी कैंडिडेट को भी इसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप माइग्रेशन एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को मिनिमम 2400 रुपीज तक का लेबर मार्केट टेस्टिंग कॉस्ट उठाना पड़ता है। ये टेस्टिंग इस बात को कंफर्म करने के लिए की जाती है कि जो पोजीशन है वह जेन्युइन है और कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि पोजीशन लेजिटिमेट है। और किसी क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट को हायर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। इसके अलावा, अगर आप किसी माइग्रेशन एजेंट से हेल्प ले रहे हैं, तो उनकी प्रोफेशनल फीस भी अलग से होती है, जो आमतौर पर 10,000 रुपीज तक हो सकती है। ये फीस आपके केस की कॉम्प्लेक्सिटी और एजेंट द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के आधार पर वेरी कर सकती है। अगर आपको फुल सर्विस असिस्टेंस मिल रही है, जिसमें वीजा एप्लीकेशन प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू और गाइडेंस शामिल है, तो फीस बढ़ सकती है। जब हम बात करते हैं एप्लीकेंट की फीस की, तो यह आमतौर पर 3,000 to 6,000 रुपीज के बीच हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका केस किस प्रकार का है। अगर आपका वीजा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। कॉम्प्लेक्स केसेस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल टेस्ट्स या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स की जरूरत हो सकती है, जो कॉस्ट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इश्यू है, जैसे कि प्रीवियस वीजा वायलेशंस या डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच, तो इसकी वजह से भी एडिशनल चार्जेस आ सकते हैं। सारांश में, 482 वीजा के लिए टोटल कॉस्ट्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइग्रेशन एजेंट की फीस और एप्लीकेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी कॉस्ट्स का सही अनुमान लगाना और सही प्लानिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन का सामना न करना पड़े। सेक्शन 19, स्पेशल कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सरिंग मल्टीपल एम्प्लॉयज। अब बात करते हैं उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो एक साथ कई एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी कंपनीज होती हैं और वे एक साथ कई लोगों को हायर करते हैं। यदि किसी कंपनी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और उनका टर्नओवर भी अच्छा है, तो वे कई एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि कंपनी बड़े पैमाने पर स्किल्ड वर्कर्स की तलाश करने में सक्षम है और उनके पास लार्ज स्केल हायरिंग प्रोसेस चलाने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करने के लिए सक्षम बनाना है, तो उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वे लीगली केपेबल हैं और उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं ताकि वे लार्ज स्केल हायरिंग प्रोसेस चला सकें। ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि वे किसी भी तरह से लार्ज स्केल ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए केपेबल हैं। इस प्रोसेस में कंपनी को ये साबित करना होगा कि वे इन नए एम्प्लॉयज के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज प्रदान कर सकते हैं और उन्हें ठीक से मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को ये दिखाना होगा कि उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ताकि ये एम्प्लॉयज स्मूथली इंटीग्रेट हो सकें और कंपनी के गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसे लेकर कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एम्प्लॉयर को पूरा करनी होती हैं।
इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर किसी ऐसे पोजीशन को स्पॉन्सर कर रहा है जिसका डिमांड हाई है, तो यह उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉइज की तलाश करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर पोजीशन क्रिटिकल है और इसकी मांग ज्यादा है, तो एम्प्लॉयर को अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने और हायर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसे पोजीशंस में हाई कंपटीशन होता है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंपनीज आसानी से स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो जाती हैं। सेक्शन 20, अंडरस्टैंडिंग द 186 वीजा एंड ट्रांजिशन फ्रॉम 482 वीजा 186 वीजा के लिए ट्रांजिशन प्रोसेस को समझना जरूरी है। जैसे ही आप 482 वीजा पर 2 साल का समय पूरा करते हैं, तो आप 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 186 वीजा परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता है, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका एम्प्लॉयर आपको इस वीजा के लिए नॉमिनेट कर चुका होना चाहिए। यह एक्सपीरियंस आपको 482 वीजा पर काम करते हुए प्राप्त करना होता है और यह वैलिडेट करेगा कि आपके पास वो स्किल्स और क्वालिफिकेशंस हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद यदि आपने 482 वीजा पर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, तो आपको ट्रांजिशन प्रोसेस के दौरान एम्प्लॉयर से जुड़े हुए रहना होगा। यानी यदि आपने किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, तो आपको उसी एम्प्लॉयर से नॉमिनेशन और स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होगी ताकि आपकी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसीड कर सके। 186 वीजा के लिए एक बड़ी एडवांटेज यह है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म रहने का अवसर देती है। इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी और वीजा के अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के साथ आपको ऑस्ट्रेलिया में वर्क राइट्स, हेल्थ केयर और सोशल बेनिफिट्स जैसे बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आसान बनाते हैं। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र रूप से काम करने, घूमने और अन्य बेनिफिट्स का लाभ मिलता है, जो टेम्पररी वीजा होल्डर्स के पास नहीं होते। अगर आप 482 वीजा के बाद ट्रांजिशन करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता स्टिल बनी रहती है। यानी आपको एक एम्प्लॉयर के साथ जुड़े रहकर ही 186 वीजा पर मूव करना होगा। यह एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप के आप 186 वीजा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इस प्रोसेस के दौरान आपके एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि आपकी पोजीशन जेन्युइन है और आपको हायर करने की जेन्युइन जरूरत है। ये सुनिश्चित करता है कि एम्प्लॉयर आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रोल देने के लिए तैयार है। 186 वीजा के लिए ट्रांजिशन करना एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह आपको परमानेंट रेजिडेंसी देता है और ऑस्ट्रेलिया में आपके लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का रास्ता खोलता है। इसलिए ट्रांजिशन प्रोसेस को केयरफुली समझना और सही तरीके से अप्लाई करना जरूरी है, ताकि आप स्मूथली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मूव कर सकें। सेक्शन 21, द डिफरेंस बिटवीन 482 वीजा एंड पॉइंट्स बेस्ड वीजास। अब हम कंपेयर करेंगे 482 वीजा और पॉइंट्स बेस्ड वीजास के बीच का अंतर। 482 वीजा और पॉइंट्स बेस्ड वीजास दोनों ही आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का मौका देती हैं, लेकिन इनकी प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होते हैं। सबसे पहला और बड़ा अंतर यह है कि 482 वीजा के लिए आपको किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप प्राप्त करनी होती है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आपको एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर और स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है, जो आपको लीगल तौर पर ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अधिकार प्रदान करता है। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि आपकी पोजीशन जेन्युइन है और आपके स्किल्स उनके बिजनेस के लिए जरूरी हैं। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर को ये दिखाना होता है कि उन्होंने इस जॉब पोजीशन को एडवर्टाइज किया है और किसी क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट को हायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। अगर एम्प्लॉयर ये प्रूव करने में सफल रहता है, तो आपके लिए 482 वीजा की एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होती है। दूसरी ओर पॉइंट्स बेस्ड वीजास जैसे 189 और 190 आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और एजुकेशन पर आधारित होते हैं। इन वीजास में आपको पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने होते हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिटरमिन करते हैं।
189 वीजा और 190 वीजा के लिए कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी एम्प्लॉयर के बिना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। इन वीज़ास में आपका एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और अदर फैक्टर्स पर पॉइंट्स मिलते हैं और आपके टोटल पॉइंट्स डिटरमिन करते हैं कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। 189 वीजा, जो एक इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीजा है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी की अनुमति देता है और इसमें कोई एम्प्लॉयर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपको सिर्फ अपना स्किल सेट प्रूव करना होता है और पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के तहत रिक्वायर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने होते हैं। 190 वीजा, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, में एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन इसमें भी एम्प्लॉयर का रोल नहीं होता। इसमें आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करने और स्टेट द्वारा नॉमिनेटेड होने की आवश्यकता होती है ताकि आपको वीजा मिल सके। इस वीजा में आपको कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट को आपकी स्किल्स की जरूरत होनी चाहिए और आपको स्टेट के द्वारा अपनी नॉमिनेशन प्राप्त करनी होती है। 189 वीजा और 190 वीजा पर आपको बिना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के अप्लाई करने का मौका मिलता है, जबकि 482 वीजा में ये स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि 482 वीजा के लिए आपको पहले एक एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर और स्पॉन्सरशिप प्राप्त करनी होगी और एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होगा कि आपको हायर करने की जेन्युइन जरूरत है। इसके मुकाबले पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास में आपको अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के आधार पर एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी होती है और आपके पास एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों वीज़ास के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि 482 वीजा एक टेम्पररी वीजा है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ सालों के लिए काम करने का मौका देता है, जबकि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास, खासकर 189 वीजा, आपको परमानेंट रेजिडेंसी का अवसर देते हैं। 482 वीजा के तहत आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के साथ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए काम करने का अवसर मिलता है और वीजा के खत्म होने पर आपको या तो वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पाथवे तलाशना होता है। इसके विपरीत पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास जैसे 189 वीजा आपको परमानेंट रेजिडेंसी प्रदान करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का रास्ता खोलता है और आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहने का अधिकार देता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 482 वीजा के तहत आपको एम्प्लॉयर से जुड़ा रहना होता है और यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपको अपने वीजा स्टेटस पर असर पड़ सकता है। हालांकि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास में आप फ्रीली वर्क कर सकते हैं और एम्प्लॉयर बदलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, क्योंकि यह वीजा आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस पर आधारित होता है, न कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा वीजा आपके लिए सबसे उपयुक्त है, तो यह आपकी सर्कमस्टांसेस, स्किल्स और गोल्स पर निर्भर करता है। यदि आपके पास एक एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप है और आप टेम्पररी वर्क वीजा के तहत काम करना चाहते हैं, तो 482 वीजा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं और आप परमानेंट रेजिडेंसी की तलाश में हैं, तो पॉइंट्स बेस्ड वीजा जैसे 189 या 190 वीजा आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसलिए 482 वीजा और पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास के बीच मुख्य अंतर यह है कि 482 वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर आधारित है, जबकि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास में आपको अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के आधार पर एलिजिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा 482 वीजा टेम्पररी होता है, जबकि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ास परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता प्रदान करते हैं। ये समझना जरूरी है कि कौन सा वीजा आपके लिए सबसे उपयुक्त है और इसके लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी, स्किल्स और करियर गोल्स को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन लेना होगा। सेक्शन 22, अंडरस्टैंडिंग द 186 वीजा पाथवे फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। 186 वीजा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिलाता है। जैसे ही आप 482 वीजा पर काम करते हुए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर लेते हैं, आप आसानी से 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 186 वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म रहने और काम करने का मौका देता है और यह आपको स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंसी प्रदान करता है, जो कई बेनिफिट्स के साथ आता है,
जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यह एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी आपको और आपके परिवार को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज देता है। 186 वीजा की सबसे बड़ी फायदा यह है कि इसमें आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ 2 साल तक जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पहले था। पहले 482 वीजा होल्डर्स को 186 वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि आप 2 या 3 एम्प्लॉयर्स के साथ भी काम कर सकते हैं और फिर 186 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करने की बाध्यता नहीं है और आप विभिन्न एम्प्लॉयर्स के साथ वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त करके भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये बदलाव उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो विभिन्न एम्प्लॉयर्स के साथ काम करने और अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करने के इच्छुक हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने करियर को और भी फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज करने का मौका देती है। इससे आपको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आप अपनी स्किल्स को विभिन्न एनवायरनमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही 186 वीजा होल्डर्स को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए एक क्लियर पाथ मिलता है, क्योंकि यह परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खोलता है, जिससे आप बिना किसी टेम्पररी वीजा के ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस प्रकार 186 वीजा के लिए अप्लाई करने का तरीका अब ज्यादा एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बन गया है। और अगर आपने 482 वीजा पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो अब आप इजीली 186 वीजा के लिए ट्रांजिशन कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।